नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 50 के दशक का पंजाबी सूबे का आंदोलन हो या 2020-21 में जो तथाकथित किसान आंदोलन हुआ या अब जो किसान आंदोलन हो रहा तथाकथित, इनके पीछे मकसद जो है अलग देश बनाना यानी खालिस्तान का मुद्दा ही सबसे प्रमुख है। और ये इत्तेफाक नहीं है कि जिस समय इस आंदोलन को जो अभी चल रहा है पंजाब हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर किसान जहां बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित किया है और राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए हैं। इन दोनों का कनेक्शन है। कांग्रेस पार्टी ने इस आंदोलन के समर्थन की घोषणा की है। अब आप देखिए कि इतिहास की विडंबना देखिए। 50 के दशक में जब ये पंजाबी सूबे का आंदोलन हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बड़ी सख्ती से इस आंदोलन को कुचलने का फैसला किया था। कहा था देश का बंटवारा धर्म के आधार पर एक बार फिर नहीं होने दूंगा किसी भी हालत में। पंजाब के मुख्यमंत्री उस समय थे प्रताप सिंह कैरों। उन्होंने उस आंदोलन को बड़ी सख्ती से कुचल दिया था और उस आंदोलन को कुचलने के क्रम में स्वर्ण मंदिर में पुलिस उतरी और वहाँ पर टीयर गैस शेल छोड़ी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये शायद याद नहीं होगा आपको, ये याद ज़रूर होगा कि जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उस ऑपरेशन को जो लीड कर रहे थे सेना अध्यक्ष उस समय के जनरल एएस वैद्य। 2 साल के भीतर खालिस्तानियों ने उनकी हत्या कर दी और इंदिरा गांधी की उससे पहले। और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सिखों का नरसंहार हुआ उसमें जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो तो 3,500 के करीब बताते हैं, लेकिन गैर आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 16 से 17,000 सिखों की हत्या हुई। तो ये खूनी खेल पंजाब में पहले भी चल चुका है। इस समय भी एक बार फिर से चलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ज़रा आपको अतीत में लेकर चलते हैं। जब देश का बंटवारा हुआ तो पंजाब का भी बंटवारा हुआ था। 2 हिस्सों में बटा। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में गया और पूर्वी पंजाब भारत के हिस्से में आया। जो पूर्वी हिस्सा भारत की तरफ आया उसमें सिखों ने ये मांग की कि एक अलग पंजाबी सूबा बनाया जाए, भारत के अंदर उसको स्वायत्तता दी जाए। भारत सरकार ने और जवाहरलाल नेहरू ने ये मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इसके लिए आंदोलन शुरू हो गया। मांग की गई कि भाषा के आधार पर जो है राज्य का बंटवारा हो। राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा कि इसको समर्थन हासिल नहीं है और इसको जो है हम इस मांग को मान नहीं सकते। इस मांग को मानने का मतलब होगा कि राज्य के 2 हिस्से बनेंगे। एक हिस्सा होगा जो सिख बहुल होगा, दूसरा हिस्सा हिंदू बहुल होगा और ये धर्म के आधार पर बंटवारा होगा और देश का एक बार फिर से धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं हो सकता। अक्टूबर 1951 से ही 1952 का चुनाव शुरू हो गया था और फरवरी 1952 तक हुआ। इस दौरान पंजाब की भाषा पंजाबी बनाने की मांग बहुत तेज़ हो गई। तब नेहरू ने जनगणना के कॉलम से जो भाषा का कॉलम था उसको हटवा दिया और राज्य पुनर्गठन आयोग ने और विशेषज्ञों ने ये कहा कि पंजाबी भाषा और हिंदी भाषा में व्याकरण के स्तर पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए इन दोनों भाषाओं को अलग नहीं किया जा सकता। उस समय पंजाब में आर्य समाज बहुत एक्टिव था। हिंदुओं के बीच एक अभियान चला और हिंदुओं ने तय किया कि वो अपनी भाषा जो है हिंदी बताएंगे, पंजाबी नहीं बताएंगे। इस आंदोलन का नेतृत्व उस समय अकाली दल कर रहा था। 4 जनवरी 1952 को पटियाला में जवाहरलाल नेहरू ने कहा पंजाबी सूबे की मांग मानने का मतलब है देश के बंटवारे का दूसरा रास्ता खोलना। उन्होंने कहा देश का बंटवारा एक बार फिर धर्म के आधार पर नहीं होने दूंगा। उसके बाद 1952 का चुनाव हुआ, उसमें अकाली दल चुनाव हार गया। अमृतसर और गुरदासपुर जैसे सिख बहुल इलाकों में भी अकाली दल हार गया। जालंधर और गुरदासपुर में भी उसको वोट नहीं मिले। अकालियों ने आरोप लगाया कि बेईमानी करके हमको हराया गया है। वैसे आपको बता दें ये बेईमानी की गई थी या नहीं की गई थी ये तो पता नहीं, लेकिन उस समय चुनाव में बेईमानी करना बहुत आसान था क्योंकि उस समय इस तरह के बैलेट पेपर नहीं होते थे। बैलेट पेपर सादे आते थे जिन पर मुहर लगानी होती थी और जो उम्मीदवार होता था उसको एक रंग अलॉट किया जाता था, उस रंग का बक्सा होता था। मान लीजिए उम्मीदवार ए है, उसको लाल रंग का मिला, उम्मीदवार बी है उसको हरा रंग मिला, तो उस रंग का बक्सा उसका होगा। आप बैलेट पेपर लेकर उस पर मुहर लगाकर जिस बक्से में डालेंगे उसका वोट माना जाएगा
और अगर चुनाव अधिकारी बेईमानी पर उतर आए तो इस बक्से का मतपत्र निकालकर दूसरे में डाल सकता था। और इस तरह की घटनाएं बहुत सारी हुई। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पंजाब में अकालियों को बेईमानी करके हराया गया, इसका कोई सबूत नहीं है मेरे पास। लेकिन अकालियों की ये जो अभियान था, ये पंजाब में इसने काफ़ी जोर पकड़ा। लोगों को लगने लगा कि हाँ, सचमुच जो है उनको बेईमानी करके हराया गया है। इसका कोई जवाब नेहरू की सरकार के पास नहीं था। बंटवारे के बाद भी जो है पंजाब का नाम ईस्ट पंजाब रहा। संविधान जब बना 1950 में, 26 जनवरी 1950 को संविधान जब देश को समर्पित किया गया, तब उसमें ईस्ट पंजाब का नाम पंजाब रखा गया। उसके बाद पेशू बना। पेशू यानी पी से पटियाला, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, इस नाम से राज्य बना। उस समय शिमला और कसौली इसका हिस्सा थे। 8 प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर इस राज्य का गठन किया गया। 1956 में इसका नाम पंजाब रखा गया। आज जो पंजाब हम आप देखते हैं वो 1966 में 1966 में बना। उसमें से हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को निकालकर अलग स्टेट बनाया गया। उस समय कांग्रेस की मांग थी कि पंजाब, पेशू और हिमाचल को मिलाकर एक पंजाबी सूबा बनाया जाए। जनसंघ का कहना था कि इसमें दिल्ली को मिलाकर महापंजाब बनाया जाए। जब तक जवाहरलाल नेहरू जीवित रहे तब तक पंजाब सूबा या पंजाब राज्य नहीं बना। उनकी मौत के बाद ही 1966 में पंजाब राज्य का गठन हुआ। लेकिन इससे पहले एक और बात हुई, जो मैं शुरू में जो जिक्र किया था कि स्वर्ण मंदिर में पुलिस घुसी जवाहरलाल नेहरू की, उस घटना पर अब आते हैं। 6 अप्रैल 1953 को अमृतसर के डीसी ने, यानी डिप्टी कमिश्नर ने, जो डीएम कहलाता है आजकल, उसने प्रतिबंध लगा दिया एक नारे पर। अकाली जो आंदोलन चला रहे थे पंजाबी सूबे का, वो नारा लगा रहे थे, छाती पर गोली खावांगे, पंजाबी सूबा लेवेंगे। इस नारे पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके विरोध में अकालियों ने अकाल तख्त के बाहर खड़े होकर नारेबाजी का रोज़ का कार्यक्रम शुरू कर दिया और ये धीरे धीरे आंदोलन जो है पंजाब में फैलने लगा। अकालियों ने 10 मई से इस मुद्दे को इस नारे पर प्रतिबंध को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया और ये कहा कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, हमारी आज़ादी पर हमला है, हमको आंदोलन करने का, नारे लगाने का अधिकार है, जिससे सरकार हमें वंचित कर रही है। जुलाई में यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया। 4 जुलाई 1955 को पुलिस आईजी अश्विनी कुमार, तत्कालीन आईजी अश्विनी कुमार के नेतृत्व में स्वर्ण मंदिर में घुसी। कम्युनिटी किचन पर कब्जा कर लिया गया, लंगर बंद कर दिया गया। गुरु रामदास सराय पर रेड हुई, अकाली दल के दफ्तर पर रेड हुई, कई ग्रंथी गिरफ्तार किए गए। मंजी साहिब पर कब्जे के लिए हरमंदिर साहब के जो परिक्रमा मार्ग था उस पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये कार्रवाई 2 दिन तक चलती रही। जब लगा कि आंदोलन हाथ से बाहर निकल रहा है और स्थितियां बहुत बिगड़ जाएंगी, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री पंजाब के भीमसेन सच्चर, ये जो जस्टिस राजेंद्र सच्चर थे जिनकी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, इनके पिता, उस समय वो मुख्यमंत्री थे, आखिर वो झुके और नारे पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको हटाया गया। 12 जुलाई 1955 को उन्होंने ये प्रतिबंध हटाने की घोषणा की सरकार की ओर से और सितंबर में वो स्वर्ण मंदिर गए और वहाँ माफ़ी मांगी। तो ये देखिए, ये जो इतिहास है पंजाब का, उसमें स्वर्ण मंदिर की भूमिका, उसमें अकालियों की भूमिका, उसमें कांग्रेस की भूमिका, ये सब इतना गड्ढमड्ढ है कि कौन कब किसके साथ था। उस समय कांग्रेस का जो स्टैंड था नेहरू के समय में, आज उसके ठीक विपरीत है। नेहरू ने जो स्टैंड लिया था, राहुल गांधी उसके ठीक विपरीत स्टैंड पर खड़े हैं। नेहरू खालिस्तान के विरोधी थे, अलग पंजाब सूबे के विरोधी थे। राहुल गांधी का जो रवैया है इस आंदोलन को समर्थन करने के जरिए, वो साफ साफ बताता है कि खालिस्तान के आंदोलन का इस्तेमाल करने या समर्थन लेने में उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, अगर इससे उनको राजनीतिक फ़ायदा होता हो। ये पिछले आंदोलन में भी दिखाई दिया और इस आंदोलन में और ज़्यादा खुलकर दिखाई दे रहा है। तो उस समय स्वर्ण मंदिर में पुलिस घुसी, एक्शन लिया, आंसू गैस के गोले छोड़े। आज हाईवे पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पर जो है सरकार की आलोचना हो रही है कि वो किसानों को दुश्मन की तरह ट्रीट कर रही है, लेकिन जब स्वर्ण मंदिर में आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे
तब उस समय के विपक्ष ने इस तरह का विरोध नहीं किया था, तब उस समय का सत्तारूढ़ दल इस तरह से नहीं सोचता था। तो देखिए परिस्थितियां कैसे बदली हैं, सोच किस तरह से बदली है। राष्ट्रवाद की सोच से राष्ट्र विरोध की सोच तक का ये जो सफ़र है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं फिर लौटकर जो है इस आंदोलन पर, जो तथाकथित किसान आंदोलन है, उस पर आता हूँ कि इस तरह से अगर सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश, हिंसा की धमकी देकर अपनी बात मनवाने की कोशिश अलग अलग संगठन करने लगे तो देश का क्या होगा। इसके बारे में बीजेपी वाले क्या कहते हैं, संघ वाले क्या कहते हैं, दूसरे संगठन क्या कहते हैं, उनको छोड़ दीजिए। नेहरू ने क्या कहा था? नेहरू ने कहा था ऐसा कोई भी संगठन अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह का आंदोलन करने लगेगा तो देश का इससे ज़्यादा नुकसान और कुछ नहीं हो सकता। देश में अराजकता फैलेगी और वही आज हो रहा है। उस अराजकता को फैलाने में विपक्षी दलों का सबसे बड़ा योगदान नज़र आ रहा है। उनको लग रहा है कि अगर इस अराजकता से हमारी सत्ता का रास्ता निकलता हो तो हमको उसको अपनाने में कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए, हमको कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो ये तथाकथित किसान आंदोलन दरअसल इसके पीछे खालिस्तानी तत्वों का समर्थन और सहायता है। इसका देश के या पंजाब हरियाणा के किसानों से कोई लेना देना नहीं है। ये देश में अराजकता फैलाने की कोशिश है, अराजकता के जरिए राजनीतिक परिदृश्य बदलने की कोशिश है। पिछली बार भी नाकाम रहे थे, इस बार भी नाकाम रहेंगे, ऐसे सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि इसके बावजूद वो बाज नहीं आ रहे। और मेरे लिए उससे बड़ी चिंता की बात है कि मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे आंदोलनों का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे आंदोलनकारियों का समर्थन कर रहे हैं। आप देखिए कि विपक्ष से कोई भी खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ अभी तक किसी का कोई बयान नहीं आया है, बल्कि सरकार जब कहती है कि इस आंदोलन में खालिस्तानी तत्व घुस आए हैं, उनका जो है फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, मॉरल सपोर्ट मिल रहा है, हर तरह का समर्थन मिल रहा है, तो उल्टे सरकार पर हमला होता है कि आप किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं। तो ये तथाकथित किसान आंदोलन का किसानों के हित से कोई संबंध नहीं है, इसको समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी को और ज़्यादा समझने की कोशिश है कि उसके पूर्वज इस तरह के आंदोलनों के बारे में क्या सोचते थे, उनका रवैया क्या था, और उनके सामने जब ये समस्या आई तो उन्होंने इसको कैसे हल किया, इसका निराकरण कैसे किया। आज सत्ता की भूख के कारण कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक गिरने के लिए, राष्ट्र विरोध में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार नज़र आती है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।